So hello everyone, welcome back to my channel. This is Veer Sai and you are watching Veer Study Point. तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिकता। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन आएंगे और आप इन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर सकोगे अपने एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सारी वीडियो बनाने का। और जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो इससे मुझे ये पता चलता है कि इस वीडियो में ये पार्ट इसका बहुत अच्छा रहा और इस पार्ट में थोड़े सुधार की गुंजाइश है, जिससे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अभी कभी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंथ निरपेक्षता से संबंधित वाद विमर्श पर एक लेख लिखिए। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब हम देख लेते हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछा गया। भारत में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े विवादों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और 2015 के पेपर में किस तरीके से पूछा गया। भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से पूछा गया। अब आपने देखा होगा सभी क्वेश्चनों में एक चीज़ सेम थी, वो क्या है, जो इसकी थीम है वो सेम है, बस पूछने का तरीका, पूछने की जो लैंग्वेज है वो हल्की सी चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2017 की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके से पूछा गया है, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक निबंध लिखिए। अब इसके अंदर सब की सब चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि निबंध के अंदर क्या आ जाएगा, चुनौतियाँ आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन का जो थीम है वो तो सेम है, लेकिन बस पूछने का लैंग्वेज अलग है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें 2013 वाले पेपर की तो इसमें इस तरीके से पूछा गया है, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। अगर हम बात करें 2012 वाले पेपर की तो इसमें इस तरीके से पूछा गया है, हाल के वर्षों में भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता के किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी व्याख्या कीजिए। अब अगर हम बात करें 2018 तो इसमें और जो लैंग्वेज है वो टिपिकल कर दी है, ठीक है, लेकिन आंसर तो हमारा सेम रहेगा। इसमें कैसे लैंग्वेज टिपिकल कर दी, बहुत मुश्किल लैंग्वेज बना दी है, जैसे कि समकालीन भारत में जाति आधारित राजनीति की वृद्धि का परीक्षण कीजिए। अब आप सोचोगे कि ये इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेगा, ये तो बहुत अलग क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मैं इससे जो ये क्वेश्चन है इसको बाकी सभी क्वेश्चन से रिलेट करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन पूछा गया है जाति आधारित राजनीति। अब ये क्या होती है, जो जाति आधारित राजनीति होती है ये कौन करते हैं, हमारे राजनेता करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जाति को आधार मान के अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसे हम जाति आधारित राजनीति कहते हैं। अब जो जाति के संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो कहाँ होते हैं, धर्मनिरपेक्षता से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता पर ये जो जाति आधारित जितने भी मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे नेता ऐसा करते हैं, किसी भी धर्म को आधार मान के अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चुनौतियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इस पर परीक्षण कीजिए या फिर इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, या फिर किसी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात कर लें तो इसका सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, बस पूछने की लैंग्वेज अलग रहती है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय, राज्य सभी धर्मों को समान रक्षा समर्थन प्रदान करेगी। भारत एक धार्मिक राज्य है, जैसा कि आपको पता होगा, और भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, इससे हमारा यह अभिप्राय है कि भारत ना तो धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार करने की उससे पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जो हमारे राजनीतिक संस्था होते हैं उन्हें प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जो भारत का नागरिक है वही किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब अगर हम बात कर लें धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं, कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान मानता है। राज्य सरकार
धर्म और जाति दोनों को अलग अलग मानती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो क्या कहता है कि धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है, दोनों को एक में मिक्स मत करो। ठीक है, धर्म को व्यक्ति का निजी मामला तथा राज्य को व्यक्ति का बाहरी मामला माना जाता है। ठीक है, धार्मिक मामले व्यक्तियों के आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा राज्य, अब यहाँ पर कौन से राज्य की बात की जा रही है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके नागरिकों को किसी प्रकार के धर्म को मानने की खुली छूट देता है तथा ऐसा राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य दान तथा अनुदान देते समय, जो डोनेशन होती है वो देते समय धार्मिक या अधार्मिक संस्थाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। राज्य ना तो धर्म को राजनीति में प्रवेश करने की अनुमति देता है और न ही राजनीति को धर्म में प्रवेश की अनुमति देता है। अब ये जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये क्या कहता है कि जो धर्म और राजनीति दोनों के दोनों अलग अलग हैं और ये ना तो राजनीति को धर्म में आने की अनुमति देता है और न ही धर्म को राजनीति में आने की अनुमति देता है। ठीक है, ये दोनों को सेपरेट करके रखता है, दोनों को अलग करने का कार्य करता है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। कोई भी राजनीतिक संस्था द्वारा किसी प्रकार का धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो अब हम बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का एक संकल्प लिया था। ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इस देश में अनेक धर्म को माना जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य से हमारा अभिप्राय यह था कि भारत में लोगों को अपना अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार होगा। राज्य सभी धर्मों का समान समझेगा, सभी धर्मों को, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो हमारा भारत का राज्य है, वो समान समझेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। परंतु इसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो हमारे राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, जो जाति धर्म को बेस मान के उस पर वोट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चुनौतियाँ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल धार्मिक भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देते हैं। अब ये जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं, जितने भी हमारे नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जाति धर्म को ना अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली उसको इंडिकेट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली करके अपनी तरफ वोट करने के लिए वो धर्म को बेस मानते हैं और उस पर अपना वोट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, धार्मिक आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, चुनावी राजनीति को धर्म के आधार पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। धर्म राजनीतिक मामले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति में अपराधीकरण बढ़ने लगा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ये सभी पॉइंट तो ईजी अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो आप खुद भी समझ जाओगे। अब जो लास्ट पॉइंट है, चुनावी राजनीति का राजनीतिकरण होने लगा है। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब राजनीतिकरण का मतलब ये होता है कि किसी मुद्दे को राजनीति में ले आना, इसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिकरण। और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है, जैसे क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो किसी मुद्दे को राजनीति में घसीट देते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि राजनीतिकरण बढ़ने लगा है। अब अगर हम बात करें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा उसके लिए सभी धर्म एक समान है। भारत, यहाँ किसी मिस्टेक है, भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सी धारा और अनुच्छेद हैं जो पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ऐसी बहुत सारी धाराएं और अनुच्छेद बना रखे हैं संविधान में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अनुच्छेद 14, तो इसके अनुसार राज्य सभी व्यक्तियों को समान समझेगा तथा सभी को कानून की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। राज्य द्वारा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और इस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 28 के अनुसार इसके तहत किसी भी सरकारी संस्था किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। जो जितनी भी सरकारी संस्था होती है वो किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है बच्चों को। ठीक है, स्कूल में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है?
भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय यानी कि जितना भी एक्सपेंस करते हैं धार्मिक कार्य पर जितना भी हम एक्सपेंस करते हैं वो कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री होगा, टैक्स से फ्री होगा, उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 25, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार और आदि कार्य कर सकता है, उसे वह पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वह सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है सांप्रदायिकता। अब इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के पेपर में पूछा गया था और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से थी। भारत में वोट बैंक की राजनीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो दो वर्ड है, सबसे पहले तो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला वर्ड जो है वो है सांप्रदायिकता और दूसरा है वोट बैंक की राजनीति। ठीक है। अब सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी विशेष धर्म या जाति या समुदाय को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, अधिक महत्व देते हैं और बाकी जितने भी जाति समुदाय या धर्म हैं उन पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा? दोनों जाति या धर्म या समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होगा, जिससे लड़ाई झगड़े होंगे और दंगे होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि सांप्रदायिकता तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है। अब सेकंड इसमें वर्ड है वो है वोट बैंक की राजनीति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वोट बैंक की राजनीति कौन करते हैं? हमारे राजनेता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता रखा था कि जितने भी राजनेता होते हैं वो ऐसी राजनीति रचते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। वोट के टाइम वो किसी भी धार्मिक मुद्दे को उठा लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो वोट बैंक की राजनीति है भारत में वो क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है? तो हाँ, इसका आंसर सिंपल सा हाँ है। ठीक है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? तो इसका आंसर होगा यस, मैं इससे सहमत हूँ या मैं इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है। अब सांप्रदायिकता के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। धार्मिक समुदाय में भिन्नता अर्थात किसी विशेष धर्म को अधिक महत्व देना और शेष धर्मों के बारे में नकारात्मक विचार उत्पन्न करना, नेगेटिव कमेंट करना, जिसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहलाता है। अब इससे क्या होगा? परिणाम स्वरूप धार्मिक समुदायों के बीच तनाव, झगड़े और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा। ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखवा रखा है, अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के संदर्भ में इस सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, भारत में सांप्रदायिकता आई कैसे? भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जो जड़ें हैं वो अंग्रेज़ों के आवागमन के साथ हुई थी। जब अंग्रेज आए थे भारत में उसी टाइम से भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। हालांकि 1857 के विरोध के समय हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए। 1857 में क्या था? हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट थे। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद स्थिति में परिवर्तन आया और फिर अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि हमें कैसे ना कैसे करके हिंदू और मुस्लिम को अलग करना है। ठीक है। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई, जैसे कि आपको पता होगा इस नीति का नाम है फूट डालो शासन नीति। इस नीति के माध्यम से उन्होंने शासन किया। ठीक है। अब आज़ादी के बाद भी भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता उपस्थित है तथा इसी के द्वारा जितने भी नेता होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सांप्रदायिकता के वर्तमान समय में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो वर्तमान समय में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति किसी एक तत्व को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। अगर हम किसी एक तत्व को कहें कि इसके चक्कर में सांप्रदायिकता बढ़ रही है तो ये गलत होगा। अब इसके बहुत सारे रीज़न बन चुके हैं, जिसमें से पहला रीज़न है राजनीतिक कारण। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति के लाभ को प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। वो क्या करते हैं? जितना ज़्यादा हो सके राजनीति के जो लाभ हैं वो प्राप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। और वो क्या करते हैं? रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिला देते हैं, यानी कि धर्म और जो राजनीति होती है उसको मिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से जो राजनेता होते हैं वो पॉलिटिक्स और धर्म को मिलाते हैं। ठीक है। भारत में सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण सांप्रदायिक हिंसा यानी कि जितने भी दंगे हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। चुनावी राजनीति का राजनीतिकरण होने लगा है। अब मैंने राजनीतिकरण का मतलब आपको बताया था, किसी मुद्दे को राजनीति में ले आना राजनीतिकरण कहलाता है। ठीक है। भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर राजनीतिक अपराध भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। धर्म राजनीति मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। ठीक है। चुनावी राजनीति को धर्म के आधार पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। धार्मिक आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं।
राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा या मान्यता दी जाती है। वो धर्म को डायरेक्ट नहीं कहते हैं, इनडायरेक्टली धर्म को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और पॉलिटिक्स और धर्म को एक में मिला देते हैं। अब दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण। वर्ग विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी आदि ऐसे कारक हैं जो सामान्य लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। असुरक्षा की भावना के चलते ही जो लोग होते हैं वो सरकार पर बहुत कम विश्वास करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो रीज़न है वो प्रशासनिक कारण है। पुलिस और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय की कमी। और दूसरा पॉइंट है पुलिस प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती या लोगों पर अहिंसा करना, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। सांप्रदायिकता बढ़ने का ये भी एक रीज़न है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी के कारण खतरे की भावना उत्पन्न होती है। इसी मनोवैज्ञानिक भय के कारण वाद विवाद होते हैं और यही चीज़ फिर झगड़े में बन जाता है और जिससे सांप्रदायिकता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब नेक्स्ट जो कारण है वो है मीडिया संबंधित कारण। ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मीडिया द्वारा अक्सर अफवाहों को समाचार पत्रों में प्रदर्शित किया जाता है। अब मीडिया क्या करती है, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या करती है, किसी भी अफवाह को न्यूज़ में ले आती है जिससे कि उनकी टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और जिससे सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है काफ़ी तेज़ी से, जिससे दो धर्मों या समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए मजबूती कानून की आवश्यकता होती है। अतः इसकी रोकथाम हेतु विधेयक 2005 को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही बिना किसी भेदभाव के युवाओं को शिक्षा और बेरोजगारी संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, जिससे कि उनमें असुरक्षा की भावना न फैले, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।